तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी पे। और जैसा कि पता है कि हम लोग हिंदी स्टार्ट कर चुके हैं, और ये स्पेशली यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए और एसएससी पेट के लिए। और बाकी आप इसमें ये कवर कर सकते हैं। पेट है, एक मिनट में दिखा दे रहा हूँ। पेट है, वीडियो है, वीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, फॉरेस्ट गार्ड है, वर्ल्ड लाइफ गार्ड है, राजस्व चकबंदी लेखपाल है, ठीक है। बोर्डिंग टेक्नोलॉजी है, एनएम एएनएम है, मंडी है, गन्ना परिषद है, विधान भवन संरक्षण है। ये सारी चीज़ें आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट। ये सारी चीज़ें आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। मंडी, गन्ना सर्वेक्षण, कंडक्टर, आबकारी सिपाही, युवा कल्याण, ठीक है। जितनी भी ये एग्ज़ाम है भाई, इसमें ये स्पेशली यूपी पुलिस, यूपी ऑपरेटर, यूपी एसआई, जेल वार्डन, वारंट, हॉस्टल वार्डन, ठीक है। एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल, राजस्थान, एसएससी जीडी भी इसमें कवर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम सामान्य परीक्षा पढ़ें। तो प्लीज़, ये हम लोग नया स्टार्ट किए हैं और इसको ख़त्म करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सामान्य परीक्षा हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे ध्वनि, हिंदी, वर्णमाला और वर्णक्रम। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। ये सारे जो इंडेक्स आपको दिख रहे हैं ये सारा कंप्लीट होगा। 700 कितने पेज का है? 768 पेज का है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका 9। पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, ध्वनि, वर्णमाला क्रम। ध्वनि, हिंदी, वर्णमाला और वर्णक्रम। देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णक्रम, परिभाषा व भेद, पहला टॉपिक तो हम लोग का यही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम लोग वर्ड ही कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। वर्ड के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 41 होती है। भाषा का सार्थक सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? शब्द होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। भाषा की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। अगर भाषा की दृष्टि से देखें, उच्चारण की दृष्टि से, तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से बने को शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द बनने के लिए इन्हें सार्थक अर्थबोधक की क्षमता में युक्त होना चाहिए। सार्थक, ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं। जैसे कि अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियां हैं लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल, ये शब्द क्या है? सार्थक है। जैसे कि नेट बोले, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दो शब्दों के मेल से कोई सार्थक बन रहा है तो उन्हें क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे, क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता रखते हैं या अपना एक खुद का वजूद रखते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाइयां वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई शब्द है। और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है, ठीक है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य की सबसे छोटी इकाई पदबंध है, और पदबंध से छोटी इकाई शब्द है, और पद सबसे छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। उदाहरण, राम शब्द में दो अक्षर रा, अम में 4 वर्ड बने हैं। रा, फिर आ, रा, आ, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो राम बना है, 4 अक्षर से बना है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कुल 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। भाषा के कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? 52 है। देखिए, स्वर जो आते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, कुल कितने आते हैं? 11।
व्यंजन क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कंठस्थ जिसे बोलते हैं। इसके अंदर क ख ग घ अंग, इसमें 5 आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं तालव्य, च छ ज ज इ, इसमें इ बोलते हैं, इसमें 5 आते हैं। ट वर्ग मूर्धन्य आता है, ट ठ ड ढ ढ़, जिसके अंतर्गत भी 5 आते हैं। और त वर्ग के अंतर्गत दंत आते हैं, त थ द ध न, जिसके अंतर्गत 5 आते हैं। और प वर्ग के अंतर्गत 5 आते हैं, जिसमें प फ ब भ म, और ये ओष्ठ होता है, इसके अंतर्गत 5 आते हैं। अंतस्थ होते हैं य र ल व, जिसके अंतर्गत 4 होते हैं। उष्म होते हैं श श ह, इसके अंतर्गत 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन होता है छत्र अत्र अज्ञा, ठीक है, छत्र अत्र अज्ञा, और श होता है छत्र अत्र अज्ञा, और श होता है 4 होते हैं। अयोग्य वा होते हैं अंग और अह होते हैं, अंग और अह होते हैं, ठीक है। द्विगुण होते हैं ढ और ढ होते हैं, ढ और ढ होते हैं, इसमें 2 होते हैं। और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। एक बार इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लो। नेक्स्ट है लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्णमाला। अगर क्रमबद्ध समूह है तो वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें 52 वर्ण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर, वर्ण, परिभाषा, भेद और संख्या। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ये स्वर है, स्वर की संख्या कितनी है? 11 होती है। और ये ब स्वर नहीं है, ये क्या है? व्यंजन है। ब क्या है? व्यंजन है। ब स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। और प वर्ग के तृतीय वर्ण है, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा ऋषि क्या है? इसमें ये क्या है? ये स्वर है। इसमें मूल संख्या कितनी है? 11 है। देखिए हिंदी में स्वर, प्रमुख स्वर है अ आ, ई उ ऋषि, ए ओ अ। इनके मूल स्वर है अ, इसमें मूल स्वर है अ, ई उ और ऋषि, ये मूल स्वर है। और संयुक्त स्वर है ए, दो स्वर बने हैं स्वर से, ओ औ। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर जिसमें अ ई उ और ऋषि, और दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। इनमें से किस शब्द के लिए ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है? वृष्ट के लिए हुआ है, रिपु के लिए नहीं हुआ है, रिपु के लिए नहीं हुआ है, क्रिया के लिए नहीं हुआ है, और वर्षा के लिए नहीं हुआ है। वृष्ट शब्द के लिए ऋषि मात्रा का उपयोग हुआ है। ऋषि मात्रा का उपयोग, री मात्रा के उपयोग री मात्रा बोलते हैं। ऋषि ऋषि मुझे याद है बचपन में पापा ना मार के ऐसा पढ़ाते थे, जैसे कि ना ऐसे ना उ ऐसे नहीं पढ़ सकते थे। पापा कहते थे अ आ ई उ ऐसे पढ़ाते थे। और ऐसे नहीं पढ़ने में भी डांट पड़ती थी, मतलब कि डांट क्या, वही डंडा पड़ता था। कृतज्ञ, कृष्ण और सृजन आदि में री मात्रा का उपयोग हुआ है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से होता है और जो उच्चारण के व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण भीतर से आती है, वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। ये सभी स्वर तंत्र कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या है 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। जिन वर्णों का स्वर तंत्र उच्चारण ना किया जा सके, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाती हैं। अतः अ आ ई। स्वर का उच्चारण स्थान होता है व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वारों की सहायता से, बिना किसी सहायता से स्वरों का उच्चारण स्थान होता है, खुद से ही होता है, ठीक है। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा का होता है, ये सभी स्वर होते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को वर्ण व्यंजन कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसके मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, जिसमें से एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है
और तीसरा प्लुत होता है। हर्ष जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ और री स्वर, इसके एक मात्रिक स्वर निकलते हैं। दीर्घ स्वर जिन उच्चारणों में उच्चारण की दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं, जैसे कि ओम, इसका अंक का चिन्ह होता है। जैसे संस्कृत के आयाम में प्लुत स्वरों की संकल्पना होती है, उन्हें हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता। ये संस्कृत के आयाम में प्रयोग किए जाते हैं प्लुत स्वर। विशेषता, मात्रा के आधार पर स्वर तीन भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाते हैं। उत्तर दो होगा, हर्ष और दीर्घ, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता, संस्कृत में किया जाता है। हर्ष और दीर्घ और प्लुत के प्रकार। हर्ष और दीर्घ और प्लुत के प्रकार संधि व्यंजन स्वर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ई, ए, ओ। इसमें ये अ आ गया तो ये नहीं है, इसमें भी आ गया है, इसमें ओ है। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4। हिंदी स्वरों में हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर वर्ण कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है भाई। मानी गई है। स्वरों के दो भेद होते हैं, हर्ष और स्वर। ये स्वर मूल या हर्ष व एक मात्रिक कहलाते हैं, जिसकी उत्पत्ति दूसरे वर्गों से नहीं होती, जैसे अ, ई, उ और ऋषि री। इसीलिए से मुझे बोलने की आदत होगी। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। और ये बहुत बार पढ़ चुके, अब रिपीट होगा तो इसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। गुरु कहते हैं। और जिनमें एक होता है उसे लघु कहते हैं। लघु को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, गुरु को हम लोग इससे या फिर ऐसे बनता है, ठीक है, कुछ तो ऐसे बनता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक कहलाता है, अर्थात दो मात्रा वाला स्वर दो मात्रा होने के कारण इन्हें उच्चारण में हर्ष स्वर दुगुना समय लगता है। छंद शास्त्र में हर्ष मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आपको साफ दिख रहा होगा कौन सा दीर्घ स्वर है, बताइए। आ दीर्घ स्वर है। यहाँ पे एक और हो जाता तो ये भी दीर्घ स्वर होता है, और यहाँ पे ये हो जाता तो दीर्घ स्वर हो जाता, और यहाँ पे ये हो जाता दीर्घ स्वर हो जाता। दिए गए विकल्पों में दीर्घ स्वर है क्योंकि मूल दीर्घ स्वर आ, ई और उ होते हैं। उ हर्ष स्वर है, ए अ और ई से मिला है तो संयुक्त स्वर हो जाएगा, ओ बना है तो ये भी एक संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है, उ जो है एक संयुक्त स्वर नहीं है। ये क्या दीर्घ स्वर है? हिंदी में वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? 11। हर्ष स्वर जैसे आते हैं अ, ई, उ और री, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई और उ, ये 3 होते हैं। और संयुक्त स्वर जो होते हैं ए, ओ, औ, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। अ, ई, उ, सॉरी अ, ई, उ और री जो होते हैं हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, और संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, औ। ये संयुक्त होता है। जिस जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत कहते हैं, जो संस्कृत के आयामों में उपयुक्त होता है, जैसे कि ओम, श्नो, श्रोम आदि सब जिसमें ओम लगता है, ठीक है, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में कौन सा होता है? ओम होता है, ओम। ओम प्लुत स्वर है जिन शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गए संधि संयोग के आधार पर स्वर। निम्नलिखित में से किस स्वर में संयुक्त स्वर माना गया है? इसे ए को संयुक्त स्वर माना था, ये हो गया दीर्घ, ठीक है।
ये हो गया दीर्घ। ए स्वरों के संयुक्त स्वर माना जाता है, ठीक है। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ आते हैं, जिनमें संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। अ प्लस ई ए हो जाता है, ए प्लस अ प्लस ए ऐ हो जाता है, अ प्लस उ औ हो जाता है, और अ प्लस औ औ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अ ई उ और ऋषि मूल स्वर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ओ नहीं है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कहलाते हैं 11 जो स्वर हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे कि अ ई उ ऋषि रे। इन्हें मूल स्वर एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे कि आ, ई और उ। और ये आ मिला है अ और आ से, ई मिला है ई और ई से, उ मिला है उ और उ से, मूल दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वर निर्माण होता है, जैसे कि ए बना है अ और ई से ए बना है अ और ए से औ बना है ए और उ से और औ बना है ओ बना है ए और उ से, और औ बना है ए और औ से। तो ये हो गया संयुक्त स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर वो होता है जो किसी के मेल से ना बना हो, खुद का ही हो। दीर्घ स्वर होता है कि दो से बना हो लेकिन समान हो, जैसे कि अ आ ई उ उ, ठीक है। और संयुक्त स्वर होता है बेजोड़ परस्पर स्वर परस्पर जोड़ से बना हो, जो अगर होता है, जैसे कि ए बना है अ और ई से। मुख्य विवरण के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर स्वर, इनमें समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर ई है। समृद्ध स्वर या विवृत स्वर या उच्च स्वर ऐसे ध्वनि को कहते हैं जिनमें बिना ध्वनि या व्यंजन के ध्वनि, बिना जिन चिन्हों के मुंह को जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई, ये क्या है? समृद्ध स्वर है। विवृत स्वर, विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होते हैं जिनमें जिह्वा के मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे तालु से दूर रखा जा सके। उदाहरण के लिए आ, विवृत स्वर, आ बोल के देखिए, आ विवृत स्वर है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, विवृत स्वर। विवृत स्वर नहीं आता, ठीक। विवृत स्वर जीव के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं: विवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत और संवृत। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर है ए। दिए गए विकल्पों में ए अर्धविवृत स्वर है। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है: विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, वो क्या आते हैं? विवृत कहते हैं। जैसे आ। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है, जैसे अ ए आ ओ, उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत कहते हैं। अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, उसे अर्धसंवृत कहते हैं, जैसे कि ए और ओ। समृद्ध, देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, उसे, जैसे ई उ उ, ये से क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। जैसे कि विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और समृद्ध चार प्रकार के मुख्य खुलने के आधार पर हैं। उच्चारण के आधार पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है ड और ढ। ड और ढ एक मूर्धन्य व्यंजन है। दिए गए विकल्पों में मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ है। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो जिह्वा के आधार पर वर्षत कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं, जिसमें ट ठ ड ढ ढ़ और श मूर्धन्य व्यंजन है।
हिंदी में क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दिए गए विकल्पों में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्पर्श से बोले जाते हैं। कंठ के अंदर देखिए क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। तालु देखिए च छ ज ज इय, च छ ज ज इय। मूर्धन्य देखिए ट ठ ड ड ड़, ट ट ड ड ड़। और दंत देखिए त थ द ध न, त थ द ध न। ओष्ठ देखिए प फ ब भ म, ओष्ठ देखिए प फ ब भ म। अंतस्थ देखिए य र ल व, अंतस्थ य र ल व। और उष्म देखिए श श श ह, श श श ह। उष्म है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? और ये अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। य र ल व अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। उष्म है श श ह, श श श ह, श श श ह। दंत है त थ द, त वर्ग और ल श। दंत है त वर्ग और ल श। तालव्य है च वर्ग और य श। किसी समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा का मूर्धा कौन सा समूह के वर्ण का है? श श और ट ठ, श श और ट ठ। ट वर्ग और श और सॉरी स स नहीं है, स और ऋषि री है, स और री है और ट वर्ग, श और री है ट वर्ग, माफ कीजिएगा। समूह और वर्ग उच्चारण स है, मूर्धा है, ट वर्ग और श और री, श और री। तालु है च वर्ग और इसमें है श और ह। तालु है च वर्ग, इसमें श और ह। दंत है थ वर्ग, त वर्ग और इसमें श है। दंत है श वर्ग, त वर्ग और इसमें श है। और कंठ है क वर्ग और अ। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है किससे? कंठ से, कंठ से विसर्ग का उच्चारण स्थान। देखिए कंठ जो होता है क वर्ग और अ आ ह और विसर्ग अह होता है, ठीक है। कंठा वर्ग जो है क वर्ग में आता है और अ आ इसके अंतर्गत आता है, ह आता है, विसर्ग आता है और अह आता है। ओष्ठ आता है प वर्ग के अंतर्गत, उ और उ आता है। तालव्य आता है च वर्ग के अंतर्गत, इसमें ई और ई आता है, थ और श। और अनुनासिक आता है स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण, जो आखिरी वर्ण होते हैं वो अनुनासिक आते हैं। निम्न से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? बताइए। च वर्ग के अंतर्गत तालव्य नहीं आता, मतलब क नहीं आता, ये कंठ होगा, कंठ हो जाएगा। दिए गए वाक्य में क वर्ग का कंठ है, जबकि च वर्ग के अंदर च छ और च छ वर्ण तालव्य है। तालु के जीव के स्पर्श से बोले जाने को वर्ण तालव्य कहलाता है, जैसे ई च वर्ग और यश। कंठोस्थ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोस्थ दीर्घ स्वर, दीर्घ कह रहा है आपको, कंठोस्थ भी ढूंढना है, दीर्घ भी कह रहा है, तो दीर्घ आपको इसमें ओ दिख रहा है और कंठोस्थ भी होता है। देखिए कंठा ध्वनि होता है अ आ और क वर्ग, कंठा ध्वनि है अ आ और क वर्ग। तालव्य ध्वनि है ई च वर्ग और य श। तालव्य है ई च वर्ग और य श। मूर्धन्य है ट वर्ग और श, मूर्धन्य है ट वर्ग और श। दंतस है त वर्ग और ल श श। दंत है त वर्ग और ल श श। ओष्ठ है प वर्ग, प, ओष्ठ है प वर्ग। और कंठ तालव्य ध्वनि है ए और ए, कंठ तालव्य ध्वनि है ए और ए। ओष्ठ है ओ और ओ, ओष्ठ है ओ और ओ। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दीर्घ जो होना चाहिए ए जो होता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर है। ए दोनों स्वर का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ओ अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, उ का उच्चारण ओष्ठ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु तथा री का उच्चारण स्थान मूर्धा है।
कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? आ ओष्ठ नहीं है, आ वर्ण ओष्ठ नहीं है, यह ध्वनि, यह कंठ ध्वनि है। उ और उ तथा प वर्ग के वर्ण ओष्ठ ध्वनियां हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा है? और वो है अ। कंठ वर्ण कौन सा है? अ। दिए गए वर्णों में अ कंठ वर्ण तथा ई तालव्य और उ ओष्ठ वर्ण है। ई च छ ज छ और ई आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? ई च छ ज झ, ये भैया देखिए, ये तालव्य तो आएगा ही आएगा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान जिह्वा तालु के स्पर्श से करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जिसमें ई च छ ज और छ ई आता है। कंठ आ और क ख घ और ड़ आता है। कंठ के अंतर्गत आता है अ आ, क ख ग अ ड़। मूर्धन्य के अंदर आता है री ट ठ ड ढ़। ओष्ठ के अंदर आता है उ प फ ब भ म। और तालव्य के अंदर ई च छ ज झ ई। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र रखिए, आगे का, द्वितीय का और पीछे का। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए। बोल के देखिए, ई ए ए। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे बोल के देखिए, आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा भाई। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ओ, ओ, औ, ओ, ओ, ऐसा पश्च स्वर होता है। निम्न में से ओष्ठ कौन सा है? ओष्ठ कौन सा है? ऊ जो है वो एक ओष्ठ है। ऊ जो है एक ओष्ठ है। कंठ आ स्वर में आते हैं। तालु में स्वर आता है ई। मूर्धा में स्वर आता है री। मूर्धा में स्वर आता है री। और ओष्ठ आता है उ और उ। कंठ आता है ए। कंठ ओष्ठ आता है ओ अ। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य बताइए कौन सा है? ए और ए आता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य ए है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अन्य विकल्प असंगत है। औ ओ किस वर्ण के, किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? और वह ओष्ठ है। अनुनासिकता के आधार पर स्वर, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक के द्वार से भी निकलती है उनको अनुनासिकता कहते हैं। प्रकट करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्रशेखर। जिन स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक की निकलती है उसे अनुनासिक के प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग, जैसे चंद्र बिंदु से प्रकट करते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान स्थल कौन सा है? नाक और मुंह। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? और वह है संभालना में अनुनासिकता है। निम्नलिखित में संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है कि उनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। चंद्र बिंदु पर तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है चंद्र बिंदु। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि आ ई, ये अनुनासिक है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, जैसे आ ई।
नेक्स्ट है तुम्हारा, जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं वे हैं निरुनुनासिक। केवल मुख से निकल रही हैं तो निरुनुनासिक है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो निरुनासिक होते हैं। अनुनासिक अंग के उच्चारण में ध्वनि वायु ध्वनि मुख के साथ नाक से निकलती है। और वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ का आकार गोल हो जाता है, जैसे कि ऊ, ऊ, ओ, औ, आ। ये वृत्ताकार उच्चारण है। मुख का द्वार लगभग बंद रहता है। और ई, ठीक है, समृद्ध स्वर है, मुख का द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि ई, ऊ, 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 ऊ। ओठ की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्तमुखी है और कौन सा ई है? आवृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ आवृत्तमुखी गोलाकार नहीं होते आवृत्तमुखी कहलाते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, ए, ऐ। विवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वो विवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ऊ, ओ, आ। ये आवृत्ति निम्नलिखित ई आवृत्तमुखी है। स्वर में से संबंधित अन्य प्रश्न। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का है? किस प्रकार का अभिप्राय? पश्य संवृत है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ और ऊ पश्य संवृत है, स्वर है जिन उच्चारणों के जीव का पिछला भाग कार्य करता है पश्य स्वर कहलाता है, जैसे कि आ, ऊ, ओ, आ। संवृत है इन स्वरों का उच्चार, इन्हें उन स्वरों को उच्चार कहता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। संवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ई, ऊ। ये संवृत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है, कौन सा? द्वित्व। दिए गए विकल्प में द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है। शेष तीनों स्वर के भेद है। मूलतः स्वर तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि हश्व अ, ई, उ, री। दीर्घ आ, ई, उ दीर्घ है। और संयुक्त ए, ऐ, ओ, अ संयुक्त है। मात्रा के आधार पर स्वर तीन के भेद होते हैं। जैसे हश्व स्वर एक मात्रिक होता है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुतो स्वर ओम की ध्वनि निकलती है, ओम की ध्वनि निकलती है। हिंदी वर्णमाला में री स्वर ध्वनि है, क्या है? व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि स्वर है जिनके उच्चारण पर वर्णों को कहते हैं। इनका उच्चारण बिना अवरोध बिना विघ्न बाधा के होता है, जैसे स्वर के तंत्र कहते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ और री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब सभी स्वर स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है व्यंजन परिभाषा भेद और संख्या। ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष। उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए। उदाहरण बताइए कौन सा है? ब है, आधा ब, ठीक है। ऐसे ये मतलब आधा ब इसको कहते हैं, अगर ऐसे ही ये अनुनक्सल गया तो। भ ओष्ठ महाप्राण, महाप्राण घोष वर्ड है। ब ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ड है। प ओष्ठ अल्प प्राण अघोष वर्ड है। और भ व भ जो है ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ड है। तालव्य ध्वनिया कौन सी है? तालव्य ध्वनिया कौन सी है भैया? वे ध्वनियां जिनकी उच्चार स्थान तालु से स्पर्श करती हैं ध्वनियां कहलाती हैं तालव्य ध्वनियां। हिंदी वर्णमाला में ई, च, छ, ज, झ, इया, या श तालव्य ध्वनियां हैं। निम्नलिखित में से च वर्ड क्या है? तालव्य है। कंठ वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य है च, छ, ज, झ, इया। मूर्धन्य है ट, ठ, ड, ढ, ढ। और दंत है त, थ, द, न। निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ है। दिए गए उच्चारणों का एक वर्ग है। ओष्ठ होता है प, फ, ब, भ, म। दंत होता है त, थ, द, ध, न। दंत होता है त, थ, द, ध, न। और तालव्य होता है च, छ, ज, झ, इ। और कंठ होता है क, ख, ग, घ, ड़।
त्रिवेणी शब्द में त्र डैश वर्षों के योग से बना है। तीर, त्रि, त्र, त्र तो आधा तो और रो त्रिवेणी बनेगा। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है न दंत, घ कंठ, ब ओष्ठ, य मूर्धा नहीं है। यह मूर्धा या उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म, इसका संगत युग्म निम्न है। कंठ का आता है क ख ग ग ड़, त का आता है त थ द ज, मूर्धन्य का आता है ट ठ ड ढ क ख ग ड़, और दंत का आता है त थ द न, और ओष्ठ का आता है प फ ब ब म, और अंतःस्थ का आता है य र ल व श श। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ डैश का ज्ञ, जो और आधा जो और इ से आता है ज्ञ। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त स्वर ज्ञ, जो और आधा ए से आता है ज्ञ। उच्चारण के वर्ण के उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? ह कंठ आता है, ठ मूर्धन्य आता है, श तालब आता है, और श ओष्ठ नहीं आता। ठीक है, श वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। कौन सा है? दंत है। यहां देखिए, कंठ आता है क ख ग घ ड़, अ आ ह और विसर्ग आता है कंठ में। तालब में आता है च छ ज झ ई यो और श आता है। मूर्धन्य में आता है ट ठ ड ढ ड़ और री और र और श आता है। दंत में आता है त थ द ध न, ल और श आता है। ओष्ठ में आता है प फ ब भ म, उ और उ आता है। सूची के स्थान पे इसको आपको करना है। न नासिक आपको सीधे देखा है, एक का तुम, एक का दो कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी है। कंठ क ख ग घ ड़ और आ आता है। तालब में आता है च छ ज झ, च छ ज झ, इ यो और श आता है। मूर्धन्य में आता है ट ठ ड ढ ड़ और र और श आता है। दंत में आता है त थ द ध न, ल और श आता है। ओष्ठ में आता है प फ ब भ म, उ और उ आता है। नासिक में आता है ड़, इ, ड़ और न और म आता है। कंठ तालव्य में आता है, कंठा तालव्य में आता है ए और ए आता है, और अंतःस्थ में आता है य र ल व, और उष्ण में आता है श श श ह आता है। उष्ण में आता है श श श ह आता है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? वो है घ। घ व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती, और घ व्यंजन के वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग होता है? शंकर, हिंदी, अंत, चांद और सांस। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान मुख और नासिक दोनों से किया था उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वर्णों के चंद्र बिंदु लगा कर लिखा था, जैसे चांद और शांस, आंधी, ऊंट, ऊंट। ओष्ठ देखिए, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? प फ ब भ। संयुक्ताक्षर निम्न से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। आइए संयुक्ताक्षर देख भी लेते हैं क्या क्या है। देखिए, जो छत्र बनता है को और श से बनता है, क आधा को और श से बनता है, त्र बनता है आधा तो और र से बनता है, ज्य बनता है आधा जो और ई से बनता है, और श बनता है आधा शो और र से बनता है। निम्न से कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह सही नहीं है? ओष्ठ प फ ब भ, कंठ क ख ग घ, और वर्ष न ल र श। दिए गए व्यंजन में मूर्धन्य च तालव्य है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण होते हैं कौन से? घ, ग और घ। यहाँ देखिए, फिर से पढ़ते हैं। कंठ क ख ग घ, ड़ और ह है, च छ छ झ, ई और य है, य और श है। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ड़, र और र और श है। इसमें अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक अ र भक 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 जो है अमानक विकल्प है। किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत है न।
त थ द न। क वर्ग में क वर्ग में क वर्ग और आ आता है कंठ, च वर्ग और ई आता है तालुब में, ट वर्ग और री आता है मूर्धा में, और त वर्ग दंत आता है दंत में, प वर्ग और उ आता है ओष्ठ में, ए वर्ग कंठ तालुब में आता है, ए आता है कंठ तालुब में, ए और ए आता है कंठ तालुब में, ओ और आता है कंठोस्थ में। ओ और ओ आता है किसमें? कंठोस्थ में। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालुब से होता है? किस व्यंजन का उच्चारण तालुब से होता है? वो है ज। अ आ क वर्ग और ह कंठ ध्वनियां हैं। अ आ क वर्ग और ह क्या है? कंठ ध्वनियां हैं। ई च वर्ग और य और श तालव्य ध्वनियां। ई च वर्ग और य और श तालव्य ध्वनियां। री ट वर्ग श और र मूर्धन्य ध्वनियां। ट वर्ग ल और श दंत ध्वनियां। और उ वर्ग प और प वर्ग उष्ठ ध्वनियां। उ वर्ग और प उष्ठ ध्वनियां। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है ह। कौन सा है? ह। ह ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अथवा बोलते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती है, ऊष्म के साथ बाहर निकलते हैं, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में उस व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? 4। श श श ह है। श श स और ह है। इनमें से किसका उच्चारण कंठ है? आपका दिख रहा है ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तालव्य महाप्राण महाप्राण और घोष व्यंजन का उदाहरण कौन है? तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण होना, घोष होना चाहिए, और व्यंजन भी होना चाहिए ज। छ जो है मूर्धन्य है, महाप्राण है, अघोष व्यंजन है। तालव्य जो छ जो है तालव्य है, महाप्राण है, ओष्ठ है और ओष्ठ व्यंजन है। दंत थ जो है आधा थ जो है दंत है, महाप्राण, अघोष और व्यंजन है, व्यंजन वर्ड है। कौन सा वर्ड पंचमाक्षर है? कौन सा है? म है। प फ ब भ म। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? और वह है ह आधा ह। ह वर्ड कंठ महाप्राण घोष वर्ड का उदाहरण है। शेष विकल्प इस प्रकार है। कंठ कंठस अल्पप्राण अघोष वर्ड। ख जो है आधा ख जो है वो कंठ है, महाप्राण है, अघोष है, वर्ड है। ड जो है आधा ड जो है कंठ है, महाप्राण है, घोष वर्ड है। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष। मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए, और घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? वह ड है। क ख ग ड़ क ख ग घ ड़। ओष्ठ महाप्राण। ओष्ठ भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आया भ। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? और वो है ट। मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्पप्राण होना चाहिए और अघोष। मूर्धन्य वर्ण होते हैं ट ठ ड ढ ड ढ़ ढ़ और श। अल्पप्राण अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का तीसरा पहला तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण। पांचवा अक्षर अल्पप्राण बन जाए, जैसे कि क ड़ ट ड़ इ आदि य और लव अल्पप्राण है। अघोष होता है क और ख, च छ ट थ त थ प फ। पहले और दूसरे वर्ड तथा श श अघोष होते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है? कौन सा है? ये एक बार यहाँ संक्षिप्त में पूरा देखिए। कंठ जैसे अ आ और क वर्ग और ह और अह आता है। तालव्य आता है ई च वर्ग य और श आता है। मूर्धा आता है ट वर्ग और र आता है। दंत आता है त वर्ग और ल और श आता है। ओष आता है उ और उ वर्ग और प वर्ग आता है। कंठ तालु आता है ए वर्ग। कंठ तालु आता है ए वर्ग। कंठोस्थ आता है ओ औ और दंतोस्थ आता है व। घ ग ढ़ ढ त इनमें से कितने अघोष हैं? अघोष कितने? 2।
दो अघोष व्यंजन इसमें से त और थ अघोष हैं, जिनके उच्चारण वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों का कंपन होता है, उन्हें घोष और सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा सभी स्वर य र ल व और श और हो अघोष होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श श श अघोष वर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? कौन सा है? ख। कौन सा व्यंजन अघोष है? ख। ख व्यंजन अघोष है जब किसी व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न होता, सघोष वर्ण तथा यह कंपन ना हो तो अघोष वर्ण होता है। अघोष व्यंजनों की कुल संख्या 13 है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर य र ल व और ह सघोष है और प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय वर्ण अघोष वर्ण होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन संख्या कितनी है? 33। 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हैं, 2 इसमें क्या है? त्रिगुण है और संयुक्त स्वर होते हैं 4, श श श ह और ह। य जो होता है किन शब्दों के आधा ज और य, आधा ज और य, य बनता है। छत्र को और श बनता है, त्र बनता है, तो और र बनता है, य बनता है, जो और य से बनता है और श बनता है, आधा श और र। जिन स्वरों के उच्चार में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वर के उच्चार में 2 मात्राएं लगती है उन्हें क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चार में 2 मात्राएं लगती है उन्हें गुरु स्वर या एकमात्र स्वर हश्वकाल लघु स्वर कहते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कहीं 2 भागों का स्पर्श होता है उनके हो जाता है और अंदर से होने वाले वायु प्रवाह का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तालव्य, महाप्राण, अघोष और व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? तालव्य होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, अघोष होना चाहिए। तालव्य है छ, च छ छ। श का उच्चार स्थान क्या होता है? श का उच्चार स्थान क्या होता है? तालु। देखिए यहाँ पे एक बार आ और क वर्ग होता है कंठ, ई च वर्ग और श और य तालव्य होता है, ट वर्ग और श और र मूर्धन्य होता है, त वर्ग ल और श दंत होता है, व वर्ग दंतोष्ठ होता है, ए और ए कंठ तालव्य होता है, ए और ए कंठ तालव्य होता है। इनमें से कौन से व्यंजन अंतःस्थ हैं? य र ल व ह। य र ल व व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन है, अतः अंतःकरण के माध्यम से उच्चारण होने वाले व्यंजनों का अंतः व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनकी जीभ और ओठ को परस्पर सटने से बोला जा सकता है लेकिन कहीं पर भी दोनों पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते हैं। जिन इनमें से किन वर्णों के व्यंजन कहा जाता है? किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? और वो होता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सकते व्यंजन कहते हैं।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम लोग व्यंजन कहा जाते हैं। जिन वर्णों उन वर्णों को स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कुल संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 41 और वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष वर्ण का उदाहरण ओष्ठ भी होना चाहिए प फ वाला में, और अल्प प्राण भी होना चाहिए। ये तो बी दिख रहा है। कंठ, अल्प प्राण व्यंजन है, कंठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण व्यंजन ग दिख रहा है। 1 3 5, 1 3 5। देखिए क वर्ग यहाँ मेरा विस्तृत दिया है। क वर्ग कंठ से, च वर्ग च छ ज ज इ तालु से, ट वर्ग त थ द द ड़ मुधा से, त वर्ग त थ द द न दांत से, और प वर्ग प फ ब ब म ओठ से। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। खत्म है क्या? अभी और है भाई। अंतःस्थ व्यंजन होता है य र ल व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से होता है। अंतःस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन श श श ह ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होती है। नोट, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण का है, जिसका प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहता है। प्रत्येक वर्ष का मतलब वर्ण का, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ष का दूसरा और चौथा अल्प प्राण कहलाता है। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत है? त जो है वो दंत है। त व्यंजन दंत व्यंजन ध्वनि है। कंठ ध्वनियां अ आ और क वर्ग होता है। तालव्य ई च वर्ग और श और य होता है। मूर्धन्य होता है ट वर्ग, श और र होता है। दंत ध्वनियां होती है त और त वर्ग, ल और च होता है। ओष्ठ ध्वनियां होती है प वर्ग, उ और उ होती हैं। उसके बाद है अनुनासिक ध्वनियां होती हैं ड़, इया, ड़ और न। पंचम वर्ग होती है, अनुनासिक होती हैं। दंतोष्ठ होती हैं, ध्वनियां होती हैं व और दंत्योष्ठ होती हैं व और कंठोष्ठ ध्वनियां होती हैं ओ और अ। ओ और औ कंठोष्ठ होती हैं। दंतोष्ठ होती हैं व। ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? ट वर्ग जो होता है मूर्धन्य व्यंजन है। ट वर्ग मूर्धन्य प्रकार का व्यंजन है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन में ट वर्ग, ट ठ, ड ढ, ड़ और ड़ शामिल होते हैं। कौन सा उच्चारण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? और वो है ट। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जबकि न है, त है और द है, ट नहीं है। ट मूर्धा है। अ आ और क वर्ग कंठ होता है। अ आ और क वर्ग कंठ होता है, ये हम लोग 20 बार पढ़ चुके हैं। ई च वर्ग और श और य होता है, य और श होता है, तालु होता है। ई और च वर्ग पूरा और य और श होता है तालु। री हो जाता है ट वर्ग और र और श होता है। त वर्ग होता है ल और च दंत होता है। और उ और प वर्ग होता है दंत ओष्ठ होता है। और ये जो पंचम वर्ग होता है ये अनुनासिक होता है। अंग, र, इ और ढ, ड़ और न, म। अ, ड़, इ, ड़ और न, म। दंत वर्ष से महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? और वो है ध। कौन सा है? ध। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, जैसे क, ख, ड़। उसके बाद है च, छ, इ, ट, ठ, ट, ठ, ड़, त, थ, ध, त, थ और न और प, म, प, ब, म। मतलब 1 3 5 क्या है? अल्प प्राण है। 1 3 5 अल्प प्राण है।
और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा माँ या समस्त उष्म प्राण होते हैं, जैसे कि ख और घ, च और छ, ठ और ढ, ध, थ और ध, म और फ और भ, और श और श फ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन, उष्म जो होते हैं, सारे उष्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। सारे उष्म महाप्राण होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, दंत वर्ष अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दंत वर्ष भी होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए, त कौन सा है? त। क च छ त ट सब आधा है। तालव्य महाघोष वर्ण कितने हैं? इनमें से महाघोष कितने हैं? 0 है भैया महाघोष वर्ण। ग च ग ज छ च ट में तालव्य महाघोष एक भी नहीं है। तालव्य इसमें ई, तालव्य होता है ई च छ ज झ अ य और श, इच्छानाम तालु होता है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और उष्म व्यंजन, और घोष होता है, महाप्राण होता है और घोष होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण तो हो गया दूसरा और तीसरा, और घोष हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा। एक और बच गया ना यार, पहला और दूसरा। घोष सघोष, सघोष होता है पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा घोष होता है। और घोष में प्रत्येक वर्ग का, अघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और सभी स्वर य र ल व ह, सभी स्वर भी होते हैं जिसमें 11 स्वर आएंगे, और य ल व ह। और सघोष होते हैं पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। मूर्धन्य हर्षवत स्वर कौन सा है? उसमें री होता है, उसमें हर्षव स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ ई उ और री। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको सबको पता हो चुका होगा, तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य, इससे आया तो कुछ नहीं पता चल सकता भाई। छ वर्ण ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। छ वर्ण ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य ई, च वर्ग य और श। दंत है त वर्ग ल और श। ओष्ठ है उ प वर्ग, और वस्य है वर्तस्य है न ल न र ल श। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालव्य वर्ण इसमें से कौन सा नहीं है? श नहीं है। श एक तालव्य वर्ण नहीं है। श वर्ण तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत ई च छ ज और झ ई य श व आते हैं, और श दंत वर्ण है। च वर्ग के महाप्राण वर्ण, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? और है 2। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष हमने आपको क्या बताया? तीसरा, एक मिनट क्या हुआ भाई, तीसरा, चौथा और पांचवा अघोष है। सघोष होता है पहला और दूसरा, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अघोष महाप्राण है, ख। अल्प प्राण आता है पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण आता है पहला और दूसरा, चौथा, माफ कीजिएगा चौथा। अरे यार, दूसरा और चौथा, एक मिनट रुक जाइए। देखिए अल्प प्राण 1, 3, 5, और महाप्राण आता है आपका 2 और 4। कितना?
2 और 4। ख होता है अघोष है, झ जो है सघोष है, और च जो है अघोष है, और र जो है सघोष है। क वर्ग के सघोष व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? सघोष व्यंजन वर्ग कितने होते हैं क वर्ग के? और वो कितने हैं? 3 हैं। जैसे घोष व्यंजन वर्ग ग घ र। घोष ध्वनिया जिन ध्वनि को उच्चारण में स्वर तंतुओं को कंपन हो जाता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष है। और सघोष कौन है? पहला और दूसरा। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, ड। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है आपका? कौन सा है? ये है। क और श से मिलकर ये बनता है संयुक्त व्यंजन। देखिए छत्र क और श से बनता है, त्र बनता है दत्तो और र से बनता है, और ज्ञ बनता है ज और ई से बनता है, और श बनता है श और र से। इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान ओष्ठ है? प फ ब ब। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ग का उच्चारण स्थान कंठ है, त का उच्चारण स्थान दंत है, और च का उच्चारण स्थान तालव्य है। अंतःस्थ उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अंतःस्थ उसमें व्यंजन अंतःस्थ 4 रहते हैं, और उष्म श श श और ह। देखिए 8 होते हैं। अंतःस्थ और उसमें व्यंजन की कुल संख्या 8 होती है। हिंदी के प्रमाण में कुल 52 ध्वनियां, जिनमें से 4 अंतःस्थ और 4 उष्ण होती हैं। य र ल व, य र ल व अंतःस्थ, और श श श ह उष्ण व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की कितनी संख्या कितनी होती है? और वो है 5। पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षरों की संख्या 5 है। भाई मुझे चार्जिंग लगाना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ। सॉरी। ठीक है, जिसमें ड़, इ, ध, न और म है, इनकी गणना अनुनासिक व्यंजनों में होती है। स्वर तंतुओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया। सघोष और अघोष। सघोष होते हैं कौन से बताइए? 3, 4 और 5। अघोष होते हैं कितना? सघोष सॉरी सघोष होते हैं 2, 1 और ये होते हैं अघोष। ठीक है। व्यंजन का पहला देखिए, अघोष स्वरों में स्वर का उच्चारण होता है वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा, और श श श अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा य और ल व स्वर घोष होता है, सघोष या घोष होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग किस प्रकार से है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग अघोष है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग अघोष है। अघोष वर्ण निम्न है: क ख, च छ, ट ठ, क थ, प फ और श श ह श। ये सब क्या है? अघोष है। ख और घ ध्वनियां किस प्रकार का है? ये ख और घ ध्वनियां महाप्राण है। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं आपका 1, 3, 5। महाप्राण होते हैं 2 और 4।
ख और घ ध्वनियां महाप्राण ध्वनियां वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग तथा श श श ह महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। नीचे दी गई तालिका को अशुद्ध मेल पहचानिए भैया। अशुद्ध मेल वर्ण प्रमाणत्व के आधार पर सघोष, ये अशुद्ध है, ठीक है। ढ जो होता है, ड़ जो होता है, प्रमाणत्व के आधार पर सघोष और श्वास के आधार पर अल्पप्राण और उच्चारण के स्थान पर मूर्धा। ड़ क जो होता है प्रमाणत्व के आधार पर अघोष और श्वास के आधार पर अल्पप्राण और उच्चार स्थान पर कंठ, और ये तालु। नेक्स्ट, एक सादी वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। एक सादी वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, अर्थात व्यंजन एवं स्वरों के मेल को अक्षर कहते हैं। क और क और अ, जैसे क बन जाएगा, आधा ख और अ को ख बन जाएगा, आधा क और ओ को बन जाएगा, आधा द और ऊ को दू बन जाएगा। कौन उष्म व्यंजन नहीं है? उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ग नहीं है, जबकि श श श और ह उष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में कंठ कंठे ध्वनियां हैं। क ख ग घ। वर्ड देखिए, प फ ब भ ओष्ठ ध्वनियां, य र ल व अंतस्थ ध्वनियां, च छ ज झ तालव्य ध्वनियां। अभी बहुत दूर जाना है भाई, अभी 16 पे है ना, हम लोग को 190 तक जाना है। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनिया है और वो है ग। देखिए, क वर्ग जो आता है, क ख ग घ ड़ कंठ। च वर्ग आता है, च छ ज झ ई तालु। ट वर्ग आता है, त थ द ध ड़ मूर्धा। त वर्ग आता है, त थ द ध न दंत। प वर्ग आता है, प फ ब भ म ओष्ठ। य का उच्चार स्थान है तालु। य का उच्चार स्थान य र ल व अंतस्थ वर्ण है। ध्वनि का तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनियां कौन सी है? आपका च छ ज झ, ट ठ द ध दंत है, ये ओष्ठ है। हिंदी में च छ ज झ, ट थ द दंत और ट ठ ड मूर्धा, ये मूर्धा है। और प फ ब भ ओष्ठ है। हिंदी व्यंजनों का उच्चार स्थान कौन सा है? हिंदी व्यंजन का उच्चार स्थान तालव्य है। तालव्य इसमें कौन सा है? आपका झ। क वर्ग के अंतर्गत कंठ जो आता है, क वर्ग और अ आ और ह कंठ आता है। च वर्ग ई य और श तालु आता है। ट वर्ग आता है री र और श मुधा आता है। त वर्ग ल और श दंत आता है। प वर्ग उ और ऊ ओष्ठ आता है। ए वर्ग कंठ तालव्य होता है और उ और ओ आता है कंठोष्ठ और व आता है दंतोष्ठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है भैया, य नहीं है, मुझे दिख रहा है। छोड़। ट वर्ग का की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है और मूर्धन्य है? क वर्ग कंठ से क ख ग घ ड़ और त वर्ग च छ ज झ ई है तालव्य और त थ द ध न दंत है। स वर्ग का उच्चार स्थान है, स वर्ग का उच्चार स्थान बताइए? मूर्धा है। स वर्ग का उच्चारण मूर्धा है। अन्य उच्चार स्थान संबंधित है। कंठ अ आ क ख ग घ ड़ और ह और विसर्ग आते हैं। तालव्य श श छ छ ज झ य ई और ई आते हैं। मूर्धा आता है री ट ठ ड ढ ड़ और र और न आते हैं। दंत ल त थ द ध न श आता है दंत। ट वर्ग का उच्चार स्थान कौन सा आता है? ट वर्ग का उच्चारण ट वर्ग और चौथा ट वर्ग का उच्चार स्थान, ढ का उच्चार स्थान है ट वर्ग और चौथा है। निम्न से दंत ध्वनिया है, आपको सब पता है। त त त ध्वनिया दंत ध्वनिया, त ध्वनिया दंत वर्ध तथा श इसका कंठ तालव्य छ और तालव्य ध्वनि प और ओष्ठ ध्वनिया।
ल और श का उच्चार स्थान किस स्थानों से होता है? ल और श का दंत से होता है। ल और श का उच्चार स्थान दंत से होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के उच्चार स्थान से संबंधित विवरण निम्नलिखित है। कंठ होता है अ और आ, क वर्ग के ह, क वर्ग के वर्ण ह और विसर्ग के साथ कंठ। तालब होता है ई, च वर्ग के वर्ण य और श। मूर्धा होता है री, ट वर्ग के साथ र और श। दंत होता है ट वर्ग के साथ ल और श। और ओष्ठ होता है उ और प वर्ग के साथ। कंठ तालु होता है ए के साथ। और कंठ ओष्ठ होता है ओ के साथ। और कंठ दंत ओष्ठ होता है व। उच्चार दृष्टि से, उच्चार की स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? और वो है स, दंत शुद्ध है। उच्चार की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है आ, क वर्ग और ह विसर्ग। तालव्य में होता है ई, च वर्ग और श और य। मूर्धन्य होता है ट वर्ग और र और श। दंत होता है त वर्ग और ल श। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? दंतस्थ कहते हैं। दंतस्थ कहते हैं। दंतोष्ठ बोलते हैं व, और कंठोष्ठ बोलते हैं ओ और अ, और मूर्धन्य बोलते हैं र, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श को। प फ ब भ में क्या होता है? ओष्ठ होते हैं। प फ ब भ ओष्ठ होते हैं। देखिए, दंत व्यंजन होते हैं त, थ, द, ध, न। और तालव्य होते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं च, छ, ज, झ, इ। और कंठ से होते हैं क, ख, ग, घ, ड़। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतःस्थ नहीं है? और वो है व। य, र, ल, व। य, र, ल, व अंतःस्थ है, ओष्ठ है प, फ, ब, भ, म। और ऊष्म है श, श, श और ह। हिंदी वर्णमाला में ब ध्वनियां क्या है? ओष्ठ होती हैं। ओष्ठ ध्वनियां होती हैं प, फ, ब, भ, म, उ और उ। दंत होती हैं त, थ, द, ध, न, ल और श। तालव्य होती हैं च, छ, ज, झ, इ, ई और य और श होती है। मूर्धन्य होती हैं ट, ठ, ड, ढ, ढ़, री और र और श होती है। ओष्ठ होती है ओ और अ, ओ और अ। निम्नलिखित में से कौन सी ओष्ठ ध्वनियां हैं? भाई साहब बार बार क्यों पूछ रहे हो यार? इनमें से कौन सा वर्ण स्पष्ट नहीं है? वर्ण स्पष्ट नहीं है य, ये अंतःस्थ है। निम्न से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर आपको अभी बताया था। कौन सा नहीं है भाई? ये याद रखना कौन सा नहीं है। यह नहीं है, बाकी सब है। कह रहा है निम्न में से अंतस्थ य, र, ल, व। ऑप्शन नंबर सी था। उष्म वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये क्या होते हैं? अंतस्थ। उष्म वर्ण होते हैं श, 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 ह, जहां से ज्यादा हवा निकले। क, च, ट, त स्पर्शी व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और छत्र, अत्र, अज्ञा और श जो होती हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें व्यंजन य और ल, व क्या है? अंतस्थ है। और श, श, श और ह जो है उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन श, 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 ह। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त कौन सा है? ज्ञ। ऑप्शन नंबर बी। ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो आधा ज और ए से बना हुआ है। यह ढ स्पर्शी व्यंजन और ढ त्रिगुण व्यंजन और ढ के नासिक के व्यंजन है। संयुक्त अक्षर छत्र, अत्र, अज्ञ और श होते हैं।
दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त संयोजक कहलाते हैं। और संयुक्त संयोजक यहाँ आपको मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ, ये है 10 बार बता चुका हूँ। अब तो इसमें मुझे लगता है कि ना मुझे ना आपको कोई डाउट नहीं है कि नहीं? कोई डाउट है? क और श से, क और श से बना हुआ निम्न से अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या बताते हैं? 1 3 5, 1 3 5। बताओ इसमें से 1 3 5 कौन सा है? आपको ग दिख रहा है, तीसरे पे आता है क ख ग घ। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, और य र ल व अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण जो होते हैं उच्चारण के स्थान में, इसमें महाप्राण क्या होते हैं? 1 3 5 दे दिए, तो बचा कितना? 2 और 4 बचा, ये हो गया महाप्राण। और श श श ह, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा कहाँ भी पढ़े हम लोग? महाप्राण। महाप्राण ध्वनियां जैसे कि ख और घ, छ और झ, ट और ठ, थ और ध, फ और भ, श और श, श ह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है? महाप्राण अभी क्या बताया हमने? घ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, कौन सा? दूसरा और चौथा अल्प प्राण 1 3 5। निम्न से कौन सा वर्ड अघोष है? अघोष और सघोष क्या बताया था? च वर्ग। अघोष 3 4 5, सघोष 1 और 2। कौन सा शब्द प्रयत्न उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? और वो है उच्छिप्त। दिए गए शब्दों में उच्छिप्त शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। उच्छिप्त हिंदी में नवागत ध्वनियां हैं जो द्विगुण व्यंजन और विकसित ध्वनियां इंगित करती हैं। ज्ञात हो कि हिंदी शब्दकोश कोई भी शब्द उच्छिप्त ड और ढ से प्रारंभ नहीं होता। कामता प्रसाद गुरु जी के प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है: अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर विवृत, स्पृष्ट, इच्छित विवृत और इच्छित अस्पृष्ट, और बाह्य प्रयत्न के पे अघोष और घोष या सघोष। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? और वो है द। क्या है? द। जिन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियां झंझृत हो जाती हैं, हिल जाते हैं या कंपन करती हैं, उन्हें हम लोग नाद उत्पन्न होता है, वे सघोष और घोष वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां के समीप आता है, जो वायु के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण य र ल व है सघोष व्यंजन है, अतः दिए गए विकल्प में द वर्ण घोष है। इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? और वो है ह। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्शी व्यंजन के समान पूर्ण अवरोध होता है और ना स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे श श श ह, इसमें से ऊष्मी संघर्षी व्यंजन कहते हैं क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अंत अतः प्रश्नगत विकल्पों में ह संघर्षी व्यंजन है। निम्न से पार्श्विक व्यंजन जो ल जो होता है हमेशा पार्श्विक व्यंजन होता है। हिंदी वर्णमाला की ल ध्वनि पार्श्विक होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 है, हालांकि 33 मैंने पढ़ा था यार। क वर्ग क ख ग घ ड़, च वर्ग च छ ज झ इ, ट वर्ग में आता त थ द ध ड़, त वर्ग में आता त थ द ध न, और प वर्ग में आता प फ ब भ म। कितने हो गए? 25। स्पर्शी व्यंजन के उदाहरण हैं कौन से? त थ द ध। देखिए स्पर्श व्यंजन त थ द ध जो 25 होते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्र अत्र अज्ञा, छत्र अज्ञा अज्ञा श, और अंतस्थ व्यंजन ग्योर लव, और उष्म व्यंजन श श श ह। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? झ नहीं है, बाकी तीनों संयुक्त व्यंजन है। ये आप देख लीजिए। ट वर्ग में नहीं है। ट वर्ग कौन सा भाई है? ध नहीं है। क वर्ग के अंतर्गत आता है क ख ग घ ड़,
च वर्ग के अंदर च छ ज झ इय, ट वर्ग के अंदर त थ द ध ड़, त वर्ग के अंदर त थ द ध न, और प वर्ग के अंदर प फ ब ब न। स्पर्शी व्यंजन 25। शब्दकोश के शब्द संबंधित वर्ण, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में चित्र, अक्तर चित्र, क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। क और श से मिलकर चित्र बनता है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा? सबसे पहले शब्द क्या कह रहा है? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आया? ऋषु, श्र, ऋग्वेद। आइए देखते हैं कौन सा है, ये तो मुझे नहीं पता। दिए गए विकल्प में शब्दकोश के अनुसार क्रम इस प्रकार होगा। अच्छा, क्रम कह रहा है सबसे पहले, मैंने कहा कि भाई सबसे पहला कौन सा रचा गया, ये पूछ रहा है। ऋक्ष, ऋग्वेद, ऋड और ऋजु, ऋडु। 6 वर्ड का क्रम क वर्ग के बाद आएगा दिए गए विकल्प में। ये पहला होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये तो रीजनिंग हो गया भाई। शब्दों में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आग, आंख। इसको भी फिर से आपको तोड़ना पड़ेगा। आंख को आ, आधा, ख, फिर अ। आंच को ऐसा तोड़ेंगे तो फिर आएगा पहला भी आंख आ जाएगा। अयोग्यवा, हिंदी में कुल कितने अयोग्यवा होते हैं? 2। अयोग्यवाद या अनुस्वार की कुल संख्या 2 होती है, अंग और अ। अयोग्यवाद का अर्थ होता है योग्य ना होने पर जो साथ रहे। ये ध्वनियां ना तो स्वर होती है और ना ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनका जातीय योग ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन को उसे कहते हैं अयोग्यवाह। जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन, अयोग्यवाह। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं अंग और अ? अयोग्यवाह। स्वर में नहीं किया था, ना स्वर में ना व्यंजन में। अनुस्वार के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। इसका उच्चारण आगे वाले व्यंजन के प्रभावी करता है, आने वाले व्यंजन को प्रभावी करता है। अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है, सही। इसमें अंग की बिंदु लगाया जाता है, ये चंद्र बिंदु नहीं लगाया था। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे यदि किसी म वर्ण का मेल क के भ से भ तक के किसी व्यंजन वर्ण से होने पर म का उसी वर्ण के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में जाता है, जैसे कि सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। नेक्स्ट, अंक का व्याकरण अनुसार क्या होता है? और वो होता है अनुस्वार होता है। मूल व्यंजन कितनी होती हैं? 33 होती हैं। स्पर्शी व्यंजन कितनी होती है? 25 होती हैं। मूल व्यंजन 33 होती हैं। और संयुक्ताक्षर स्वर 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। और संयुक्ताक्षर ऐसे शब्द होते हैं जिनमें 2 वर्ण अक्षर आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि। जब एक ही ध्वनि की का दिव्य हो जाए तब उसे क्या कहते हैं? उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। युग्मक युग्मक ध्वनि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि की द्वित्व हो जाए तो उन्हें युग्मक ध्वनि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व युग्म हो जाए तो वे युग्मक ध्वनियां कहलाते हैं। युग्मक ध्वनियां प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। 2 या 2 से अधिक ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां पर परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियां कहा जाता है। ऐसे प्राण, घ्राण, क्लांत आदि, ये सारी युग्मक ध्वनियां हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा समीकरण है? संबल, ये कौन सा है? संपृक्त ध्वनि है। संपृक्त ध्वनि उच्चारण की दृष्टि से संबल संपृक्त ध्वनियों का वर्गीकरण है। एक ऐसी ध्वनि जो 2 व्यंजनों के संयुक्त हो जाए तो वह संपृक्त ध्वनि कहलाते हैं। श और ब ध्वनियों के मध्य में ध्वनियां संयुक्त हुई हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से निर्दिष्ट विशेषताओं को कौन सा अशुद्ध है? च तालव्य और महाप्राण, च। ख महाप्राण और कंठ, त अल्प प्राण और दंत, म ओष्ठ और सघोष है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण नहीं है? ग्रीवा, कंठ, मूर्धा, दंतोष्ठ। ग्रीवा नहीं है। वर्ण संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न।
कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण था कक्षा, कक्षा, कक्षा। शेष विकल्पों में शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन यह है जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। वायु के निर्गमन केवल नासिक विवर्ष होता है। ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर नासिक व्यंजन है। ड़, य, ड़, ढ़, न, म। अंतर दिए गए विकल्प में इ नासिक व्यंजन है और श ऊष्म व्यंजन और ग और ज स्पर्श व्यंजन है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है और वो है मातृभूमि। ये मातृभूमि का संजीवित होते हैं। आधा म, फिर आ, आधा तो और री, री और भ, उ, आधा म और ई। ये पूर्णतः संधिविच्छेद होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अक्रांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अक्रांत शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अक्रांत शब्द कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन है जो तत्सम वर्गों के संयुक्त होता है। अ और अ अयोग्य वाग है। य और ल वह अंतःस व्यंजन है। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। दंत त वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण है कंठोष्ठ। ओ और अ का उच्चारण स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है? नहीं। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण स्थान परंपरा से भिन्न हो जाता है। सही है। श जो होता है जो संयुक्ताक्षर होता है और विसर्ग कंठ वर्ण है। क वर्ग में आता है कंठ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? पहला है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। अरे यार, वर्ग का पंचाक्षर अनुनासिक होता है। सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। क्यों? सही है। निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ड कौन सा है? कौन सा? म, प, प, ब, ब, म। दृग का वर्ण विच्छेद कौन होगा? अतः द और री और ग अ, दृग। उद्यान का संधि बंध उद्यान। उ आधा द और य, आ आधा नो अ, उद्यान। काकल्य का वर्ड कौन सा होगा? काकल्य का वर्ड कौन सा है? और वो है ह। उपयुक्त में ह काकल्य वर्ड है जिन व्यंजनों के ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली होती है या वायु कंठ बंद होता है या खोलकर छटके से बाहर निकलती है उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं। जैसे अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन और ढ और ट वर्ग का पंचम अक्षर काकल्य व्यंजन है। र का विवरण है र। ये वर्ष लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन है। वर्ष ध्वनि होता है दंतों और मसूड़ों से मिलने का स्थान अर्थात दंत को वर्ष ध्वनि कहते हैं। जिन स्थान का विशेष उच्चारित होता है, विशेष स्थान से उच्चारित होता है उन्हें दंत कहते हैं। वर्ष ध्वनियां कहलाती हैं जिनमें हिंदी वर्णमाला में न, र, ल, श वर्ण वर्ष ध्वनियां कहलाती हैं। लुंठित ध्वनियां जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा या अग्रभाग मुड़कर मुड़कर वश की शीघ्रता से स्पर्श करती है उन्हें लुंठित ध्वनियां कहती हैं। जिह्वा के कंपन के आधार पर इन्हें लुंठित कहते हैं। सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। और य, र, ल, व, ह अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है य। य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। र लुंठित लुंठित होता है और ल पार्श्विक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अर्धस्वर य और व होता है, र लुंठित होता है और ल पार्श्विक और प ओष्ठ, ये तो पता ही है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनिया और अघोष और महाप्राण बताइए कौन है? कौन सा है? ख है। महाप्राण आते हैं एक और दो। एक और दो पे ये है और ये है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है।
तो इनमें से छांटो। स्पर्शी कंठ को खाते हैं, अघोष में ये छट जाएगा। 2 और 4 हो जाता है, 2 और 4। अल्प प्राण महाप्राण। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियां ओष्ठ और महाप्राण ध्वनि। स्पर्श व्यंजन पंचवर्ग के सभी व्यंजन पंचमाक्षर। कंठ ध्वनियां क ख ग घ ड़ अ आ और ह। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और श श श। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन श श श अह और विसर्ग होता है। दिए गए भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे डैश कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वर वे वर्ड होते हैं जो अन्य वर्णों की सहायता से बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ड को व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला में कौन सा संयुक्त अक्षर पुल्लिंग नहीं है और ई नहीं है और री भी एक स्त्रीलिंग है। री भी एक स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को री की मात्रा उपयोग हुआ है और वो होता है वृष्टि, क्रिया, रिपु या वृष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा नहीं है भैया स्वर? इया नहीं है, इया। डी। जिन व्यंजन उच्चारण के स्थान पर जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण समय स्वतंत्रियों में कंपन होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? काकल्य कहते हैं। अभी तो पढ़े हैं, काकल्य कहते हैं। प्रत्येक शब्द की ध्वनि के सभी वर्णों के उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद पच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द या वर्णों के समूह को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस समूह के स्वर वर्णों की व्यंजन वर्णों से अलग किया जाता है। शब्दों में या वर्ण समूह में जितनी मात्राएं होती है उन्हें वास्तविक रूप में लिखा जाता है, जैसे किताब, की प्लस ई आधा त प्लस आ आधा ब प्लस अ। किस शब्द में री शब्द नहीं है? कृष्ण, कृपा, दृष्टि। आज में नहीं है, आज और अभी में नहीं है। जीवा और नोक, जीवा की नोक पर जब ऊपर के दंतों को पंक्ति के सामने वाले दंत के ऊपर हिस्से को स्पर्श करके वायु का आकार में प्रवाह को अवरुद्ध होता है तो ऐसे उच्चार स्थान को डैश कहा जाता है? वर्ष कहा जाता है। वर्ष कहा जाता है। हिंदी में आ ध्वनियां होती हैं क्या? अंग्रेजी से समावेश है, अंग्रेजी से। और यहाँ पे हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो क्लैपिंग तो बनती है अपने के लिए एक बार, शायद 1-1.5 घंटे की वीडियो बनी होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस दिलाना चाहता हूँ कि मैं ये पूरी बुक ख़त्म करूँगा। आप हम लोग का इसके बाद से विराम चिन्ह है, तो हम लोग विराम चिन्ह देखेंगे इसके बाद से। ये पूरी बुक मैं ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो विराम चिन्ह हम लोग का होगा 30 से 41, 10 पेज का विराम चिन्ह है, ठीक है। विराम चिन्ह खत्म करेंगे इसके बाद से। उसके बाद से शुद्ध वर्तनी है, उसके बाद से संज्ञा है, उसके बाद से सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन कारक या वाच्य कारक और प्रसर्ग, शब्द भंडार, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द, युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि है, उसके बाद से समास है। संधि, समास, वाक्य रचना, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे हिंदी भाषा का साहित्य है। साहित्य के बाद से हिंदी भाषा की बोलियां हैं, अनुवाद है, प्रतिलेखन है और अपठित गद्यांश और विविध है। तो इतना सारा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, खास करके अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, जिससे भी आप प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।